वेलकम टू अरवंडी एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके एलपी एंड टेक के पेपर को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर की सीरीज को स्टार्ट किया, क्योंकि पिछले साल के पेपर से ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट करके आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको पिछले साल का पेपर लगाना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। पहले देखिए आपका एलपी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा 25 नवंबर से, और इसके बाद दिसंबर में देखिए आपके टेक्नीशियन की एग्जाम डेट लगी हुई है, तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा है। इन अंतिम समय में आपको लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है, और जो टॉपिक आपको नहीं तैयार है उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये हमारा एलपी एंड टेक्निक सीरीज का 11वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 10 वीडियो कराए हैं, जिन्हें आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स से बताइए आप सभी इन पिछले साल के पेपर में से कितने क्वेश्चन को इस समय सही कर पा रहे हैं। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा मणिपुर। मणिपुर में 21 से 30 नवंबर के बीच में हर साल जो है वो संगाई महोत्सव मनाया जाता है। संगाई महोत्सव का नाम संगाई इसलिए पड़ा है क्योंकि मणिपुर का राजकीय पशु जो है वो संगाई नामक हिरण है, जो कि एक दुर्लभ प्रजाति में आता है, और ये भूरे सींग वाला हिरण है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका मणिपुर में ही पाया जाता है। और इस महोत्सव का आयोजन कौन करता है? मणिपुर का पर्यटन विभाग जो है हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच में संगाई महोत्सव का आयोजन जो करता है वो मणिपुर में करता है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है आपको बताना है। तो ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, ये 4 ऑप्शन में आपको दिया गया है। देखिए तरंगे हमारी 2 प्रकार की होती हैं। पहला हमारा यांत्रिक तरंगे, और दूसरी हमारी अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारी यांत्रिक तरंगे होती हैं इन्हें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ये ठोस के माध्यम मिल जाए, इन्हें द्रव माध्यम मिल जाए, या गैस, किसी न किसी माध्यम में ही तरंगे जो हैं वो संचरित होती हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, एक आपकी अनुप्रस्थ तरंगे और एक आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। तो ध्वनि आपको मालूम है, ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, और इसलिए ध्वनि जो होगी वो यांत्रिक तरंगों में या फिर मैकेनिकल वेव्स में आपकी आती है। अगर इन दोनों प्रकारों में बात करेंगे, ध्वनि जो है वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों में आती है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगर हम बात करेंगे अयांत्रिक तरंगों की या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों की, ये 7 प्रकार की आपकी होती हैं, जिनमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इनको ट्रेवल करने के लिए। इसमें आपकी गामा रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, एक्सरे आती हैं, दृश्य प्रकाश आता है, इंफ्रारेड प्रकाश आता है, और आपकी जो रेडियो वेव्स होती है शॉर्ट वाली और लॉन्ग वाली, ये सभी आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती हैं, क्योंकि इनमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और मैकेनिकल वेव्स में माध्यम की आवश्यकता होती है उनके संचलन के लिए, इसलिए ध्वनि जो होगी हमारी मैकेनिकल वेव्स में आती है। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, आपको बताना है। तो कोई भी आप एक दर्पण ले लीजिए इस प्रकार से, ये दर्पण हमने बना लिया। तो ये हमारा मुख्य अक्ष होता है, फोकस का डबल जो होता है वो वक्रता केंद्र या फिर वक्रता त्रिज्या आपकी होती है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस दर्पण का हमने ये पार्ट लिया है छोटा से, अगर इसको हम पूरा सर्किल के रूप में बना देते हैं तो उस सर्किल का जो होता है वो केंद्र बिंदु जो होता है वो हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला, या उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है, ठीक है। तो जहां से हमने दर्पण को ये काटा हुआ है, अगर उसको पूरा सर्किल के रूप में बनाएंगे उस दर्पण को, तो उसी का ये वक्रता केंद्र होता है, और उस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता की जीवनी का शीर्षक है एनीथिंग बट खामोश। तो खामोश आप सभी जानते हैं कि कौन सा अभिनेता जो है खामोश ज़्यादा बोलता था? शत्रुघ्न सिन्हा। तो उन्हीं की जीवनी का नाम जो है एनीथिंग बट खामोश है। तो सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है। तो खामोश से आपको याद रहेगा शत्रुघ्न सिन्हा की ये जीवनी है एनीथिंग बट खामोश। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 5वां क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो मैंने देखिए आपको कई बार याद कराया हुआ है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कहीं पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अधातुओं के जो ऑक्साइड बनाते हैं अधातुएं, उनकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि उनमें दोनों नेचर होता है, अम्लीय का भी होता है, क्षारीय का भी होता है। ऐसे ऑक्साइडों को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जिसमें एल्युमिनियम भी आपका आता है
और मैंने याद करने की आपको ट्रिक बताई थी कि आप लोग इतने तत्वों को याद कर लीजिएगा, इनके ऑक्साइड जो हैं वो हमेशा आपके एम्फोटेरिक या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि आपके अम्लीय नेचर के भी होते हैं और क्षारीय नेचर के भी होते हैं। तो इस ट्रिक को आप लोग याद कर लीजिएगा। जनाबे अली बेकार गए, पंजाब सनकी हो गया, तो इसे हम आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं, जनाबे अली बेकार गए, पंजाब सनकी हो गया। ठीक है, ये ट्रिक मैंने आपको पिछले सेटों में भी कराई है, इसलिए इस ट्रिक को आपको हमेशा याद रखना है। तो जनाबे से हो जाएगा जेडेन, अली से एयल, बेकार से बेरेलियम, जीए गैलियम, पीबी पंजाब से, और सनकी से एसएन टिन। ठीक है, तो इतने आपके जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक मतलब कि उभयधर्मी नेचर के होते हैं। जैसे आपका जेडेन अगर ऑक्साइड बनाता है जेडेन ओ, तो इसका नेचर जो होगा वो अम्लीय का भी कहीं कहीं पर काम करेगा, कहीं पर क्षारीय का भी काम करेगा। एल्युमिनियम को जो ऑक्साइड होता है वो भी आपका उभयधर्मी नेचर का होता है। इसी प्रकार से बेरेलियम, गैलियम, लेड और टिन के भी ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके उभयधर्मी नेचर के होते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में हमेशा काम आएगी। और पिछले सेट में हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन भी कराए हैं, तो सही होगा ऑप्शन नंबर चौथा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा छठवां क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है एक चीनी आपको बौद्ध भिक्षु का नाम बताना इन चार ऑप्शनों में से, जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से लेकर के 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो वह आपको बौद्ध भिक्षु बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो था वो सबसे लंबी यात्रा, कहीं पर आपको 17 वर्ष, कहीं पर आपको 15 वर्ष मिलेगा। तो यही वो चीनी यात्री था जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन का उद्देश्य रखा था और बौद्ध ग्रंथ शास्त्रों को चुराने के उद्देश्य से ये भारत में आया था। ठीक है, तो किसके दरबार में आया था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में यह आया था और इसका एक भ्रमण वृत्तांत भी है जो कि कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। ठीक है, सीयूकी इसकी पुस्तक का नाम है। जिन जिन देशों में इसने यात्रा की थी उसका भ्रमण वृत्तांत जो है इसने सीयूकी में वर्णन किया है। अगर हम मेगास्थनीज की बात करेंगे तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। अगर हम फाहियान की बात करेंगे तो फाहियान भी आपका चीनी यात्री था जो कि किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, और इसके अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग आपका 14 साल तक रहा। तो दूसरे नंबर की बात करेंगे ह्वेनसांग से, दूसरे नंबर पर ये 14 साल तक जो है वो भारत में रहा था, लेकिन ये नालंदा में बिहार में रहे और फाहियान आपका एमपी में रहा था। अल-बरूनी मैंने आपको याद कराया था, अल-बरूनी फिरदौसी, याद रखिएगा, अल-बरूनी फिरदौसी, उतबी और आपका फारूकी, ये चार नाम याद रखिएगा। ये किसके साथ में भारत में आए थे, गजनवी के साथ में आए थे। तो ये गजनवी के साथ में भारत में आए थे और ये दोनों आपके चीनी यात्री हैं, जिसमें आपसे नालंदा के बारे में पूछा है और 17 वर्ष लंबी यात्रा के बारे में पूछा गया है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा ह्वेनसांग। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको इतना दिया गया है और एक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब तार के एक अनुभाग से प्रत्येक सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, दूसरी बार करा रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन के क्वेश्चन अब धीरे धीरे हम कम करते चले जाएंगे। जो कुछ क्वेश्चन आपके मेंडलीव के पुराने पूछे जा रहे हैं उनको हम कम कर दिए हैं, जैसे 4 से F बराबर MS से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उन प्रकार के जो क्वेश्चन हम पिछले अपने 10 सेटों में करा चुके हैं उनको अब धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, ताकि आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसको भी आप लोग को दूसरी बार करा रहे हैं। तो इसमें देखिए फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। इसमें आपको दिया गया आवेश, समय दिया गया, विद्युत धारा दी गई है। तो अगर आवेश के फार्मूले की बात करेंगे तो Q बराबर IT होता है। ठीक है, जहां पर Q आवेश होता है, I जो है धारा होगी और T समय होगा। लेकिन यहां पर आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में पूछा गया है, तो Q बराबर NE भी होता है। ठीक है, तो यहां पर Q बराबर NE भी रख दीजिए और IT के बराबर कर देते हैं। पूछा क्या गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो N की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो IT अपान जो है वो E कर देंगे। I की वैल्यू आपको 1 एम्पियर दी गई है धारा, समय आपको प्रति सेकंड मतलब कि 1 सेकंड में पूछा जा रहा है, और आवेश आपको दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹। ठीक है,
इसको आप ऊपर करेंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो इसमें आपको आंसर मिलेगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18। ठीक है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उल्टा करके, तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपको याद करना है। दूसरी बार आपको हम बता रहे हैं, पिछले वाले सेट में इसी प्रकार के फार्मूले से एक क्वेश्चन आपको कराया गया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 8वां क्वेश्चन है, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो जब भी आपसे गतिशील पूछेगा, मोटाइल जर में पूछेगा, तो आपको सही करना है नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक में जो आपका शुक्राणु होता है, जिसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, ये आपका गतिशील होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो निषेचन क्रिया होती है उसमें स्पर्म जो होते हैं वो गतिशील होकर के जब मादा के एक से निषेचन करते हैं तभी आपकी ये क्रिया जो है जाइगोट बनने की होती है। तो जो स्पर्म होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं या शुक्राणु होते हैं, वो आपके गतिशील होते हैं। जब भी आपसे मोटाइल जर में पूछेगा तो आपको नर युग्मक सही करना है, या स्पर्म सही करना है, या शुक्राणु सही करना है। और जब भी आपसे नॉन मोटाइल पूछेगा, जो गति नहीं करते हैं, उसमें आपको क्या सही करना है, एक सही करना है, मादा एक या फिर मादा युग्मक आपको सही करना है। तो नॉन मोटाइल जो गति नहीं करते हैं तो उसमें मादा युग्मक होगा, और जो गतिशील होते हैं वो नर युग्मक होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर पहला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होगी, आपको बताना है। देखिए फास्फोरस जो हमारा होता है वो अपने 4 एटम से मिलकर के P4 बनाता है। अगर ये P4 मैक्सिमम बना रहा है तो इसका परमाणुकता जो होगी वो टेट्रा एटॉमिक होगी, मतलब कि 4 एटम से मिलकर के ये फास्फोरस अपनी परमाणुकता को दर्शाता है। हिंदी में इसने त्रिपरमाणुक लिखा है, जो कि गलत होगा। हिंदी में अगर सुधार करना चाहें तो चतुर्परमाणुक इसे आप कह सकते हैं। इंग्लिश में इसने सही लिखा है। इंग्लिश में अगर त्रिपरमाणुक को ट्राई एटॉमिक कहते हैं और चतुर्परमाणुक को टेट्रा एटॉमिक कहते हैं। तो इंग्लिश में इसने सही लिखा है, हिंदी में इसने गलती कर दी है। ठीक है, तो P4 बनाता है फास्फोरस। अगर हम बात करेंगे द्विपरमाणुक की, द्विपरमाणुक कई आपके जैसे बनाते हैं, O2 बनाता है, 2 परमाणु से मिलकर के N2 हो गया आपका। बहुपरमाणुक में आपका फ्लोरीन आ गया, C60 बनाता है, और सल्फर आपका S8 बनाता है। ठीक है, एकल परमाणुक में जो भी आपके नोबल गैसें हैं वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ये भी सभी आपकी एकल परमाणुक में आती हैं। अगर हम त्रिपरमाणुक की बात करेंगे तो ओजोन जो हमारा है वो त्रिपरमाणुक बनाता है। तो जब आपसे फास्फोरस का पूछेगा तो P4 टेट्रा एटॉमिक या फिर चतुर्परमाणुक आपको सही करना है। देखिए फास्फोरस जो होते हैं उससे एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपकी माचिस की तीली होती है ना, दिया सलाई होती है ना, उसमें कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। तो फास्फोरस के कई आपके प्रकार होते हैं, पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस। तो जो दिया सलाई बनती है वो लाल फास्फोरस से बनती है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो जो आपके दिया सलाई माचिस हो गई, दिखती जरूर आपको काली काली आगे की ओर है, लेकिन उसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है, फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। समझ गए, जैसे सोडियम को मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है अपक्रियाशील होने के नाते, उसी प्रकार से फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर लिक्विड रूप में पाई जाती है, ये आपको बताना है। देखिए जब भी आपसे धातु पूछेगा तो आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। कमरे का टेम्परेचर मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सी धातु जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होती है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पारा जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल रूप में होता है। अगर पारा आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है तब आपको गैलियम सही करना है, क्योंकि थोड़ा से 27-28 डिग्री के आसपास जो है गैलियम भी आपकी जो धातु होती है वह आपकी लिक्विड रूप में ही होती है। जब पारा आपको ना मिले तो गैलियम सही करिएगा। लेकिन अगर आपसे अधातु पूछता है कौन सी अधातु जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रूप में होती है, तब आपको ब्रोमीन सही करना है। याद रखिएगा, यहां पर आपको पढ़ना है। धातु आपसे पूछा जाए तो पारा सही करिएगा, अधातु आपसे पूछा जाए तो ब्रोमीन सही करिएगा। अगर पारा नहीं दिया गया है तब आपको गैलियम सही करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा करके पूछे जाते हैं। तो इसके उत्तर को आप लोग सुधार करिएगा। सोडियम नहीं होती है, रूम टेम्परेचर में तरल मरकरी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन में रेलवे ने आंसर लगाने में गलती की है, आप लोग सुधार करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है
जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। मैंने पिछले वाले सेटों में क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग बताने का प्रयास करेगा ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बता सकते हैं जिसको भी आता हो। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ करके 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा, ये आपको बताना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ए बराबर होता है डेल्टा वी बाई टी। वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। डेल्टा वी का मतलब हो गया अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा करके समय से भाग दे दें तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा। तो अंतिम वेग कितना है 10 है और प्रारंभिक कितना है 5 है। समय आपको दिया गया है 5 सेकेंड, 10 में से 5 घटाएंगे 5 मिलेगा, 5/5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कि एक्सेलरेशन जो निकल कर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा वही इसका सही ऑप्शन होगा। तो कहां पर लिखा गया है, तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया है। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन या फिर त्वरण कहते हैं। ये आपको याद करके चलना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 12 नंबर। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे जरूरत के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें कौन सा गुण होता है। तो धातुओं में कौन सा गुण होता है जिससे उसको हम लोग आकार दे सकते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, धातुओं में आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण होता है। आघात वर्धनीयता मैंने आपको बताया था कि अगर कोई धातु को पीट पीट करके अगर आप चादर के रूप में बना दें, चादर का आकार दे दें तो वह आपकी आघात वर्धनीयता होती है। और किसी को पीट करके अगर आप लंबा कर देते हैं, तार के रूप में बना दें, तन्यता मतलब कि तार के रूप में बना दें तो वह उस धातु की तन्यता कहलाती है। अगर हम बात करेंगे कौन सी धातु जो है वो सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय या तन्य होती है, तो आपको याद रखना है सोना। सोना सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय और तन्यता में गुण सोना का होता है, क्योंकि सोने के 1 ग्राम से उसको तन्यता के मतलब तान करके आप 2 किलोमीटर लंबी जो है वो तार बना सकते हैं। इतना जो है सोना जो है उसमें तन्यता होती है। आघात वर्धनीयता में भी सोना की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको याद करके चलना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन होगा। तो देखिए पौधे जो होते हैं, पौधों में हमने बताया था आपको पौधे के जो ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला है आपका विभाज्योत्मक ऊतक और दूसरा है आपका स्थायी ऊतक। तो जो विभाज्योत्मक ऊतक होते हैं वही विभाजन में सक्षम होते हैं, क्योंकि स्थायी वाले तो विभाजन करते नहीं हैं। और इसके अंदर भी इसके 3 प्रकार होते हैं। एक आपका एपिकल होता है, एक आपका लेटरल होता है और एक आपका इंटर कैलरी होता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से विभाज्योत्मक ऊतक होते हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, स्थायी ऊतक की बात करेंगे तो स्थायी ऊतक में आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका सिंपल स्थायी ऊतक और एक आपका कॉम्प्लेक्स स्थायी ऊतक। ठीक है, सिंपल में भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और सक्लेनकाइमा। तो यहाँ पर पेरेनकाइमा, सक्लेनकाइमा और जाइलेन आपका कॉम्प्लेक्स में आता है। तो ये सभी तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपके स्थायी ऊतक के दिए गए हैं। और जो ऊतक के विभाजन की क्षमता होती है वही आपकी विभाज्योत्मक ऊतक कहलाते हैं, जिनमें आपका एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी आते हैं। तो सही होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह जहां पर आपको दिए गए हैं पृथ्वी का द्रव्यमान अगर आप m मान लें और त्रिज्या को अगर आप r मान लेते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है उसको बताना है आपको कितना होगा। तो हमने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण g बराबर एक फार्मूला आपको बताया था कैपिटल G, और आपने पृथ्वी का द्रव्यमान अगर m मान लिया तो m/r², तो ये होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे अनुपातिक के रूप में तो ये डिपेंड करता है g का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो डिपेंड करता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और r² उसकी त्रिज्या के स्क्वायर पर निर्भर करेगा। तो सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो सही ऑप्शन होगा विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वालों को
शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम 2024 की बात करेंगे किसको मिला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो याद रखिएगा डॉक्टर पूर्वी, इसे आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, सैकिया। इन्हें जो है 2024 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है। वनस्पति विज्ञान के ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो सही होगा, किस क्षेत्र में पूछेगा तो विज्ञान एवं तकनीक, और मैंने आपको नाम याद करा दिया है तो नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, डॉक्टर पूर्वी सैकिया को मिला है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसका उपयोग जो है वो पीएच को सटीक मापने के रूप में किया जाता है। तो पीएच को अगर आप सटीक रूप से नापना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें आप प्रयोग करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर का, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होते हैं, अलग अलग कलर आपके होते हैं, 0 से लेकर के आप 14 तक इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें अगर ये कलर आया है तो इसका इतना पीएच होगा, ये कलर आया तो ये पीएच होगा। तो इससे आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर से सटीक पीएच वैल्यू ज्ञात की जाती है। सही होगा तीसरा ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोल जो है क्षारीय होगा, ये आपको बताना है। तो हमने देखिए आपको पीएच का सूत्र बताया था, पीएच बराबर होता है -log H+ आयन, ठीक है। तो अभी आप लोग समझिएगा, देखिए जितनी यहाँ पर अगर H+ आयन ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वो अम्लीय होगा, और जितना H+ कम होंगे वो उतना क्षारीय होगा। तो H+ की वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए क्षारीय के लिए। तो पहले वाले ऑप्शन के ऊपर जाइए, यहाँ पर लिखा गया H+ जो है वो कम है इससे, ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ पर H+ जो है वो 10 की पावर -4 है, तो अगर आप 10 की पावर -4 यहाँ पर रखेंगे H+ की जगह पर और -log लगा दीजिए, तो माइनस माइनस ये माइनस और ये आगे आ जाएगी घातें लॉग के नियम के अनुसार, तो ये प्लस बन जाएगा और log 10 बन जाएगा। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो pH बराबर 4 आ गया। तो ये तो आपका H+ की वैल्यू अगर 10 की पावर -4 है तो pH 4 आ गया, तो ये आपके एसिडिक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर pH की वैल्यू यहाँ पर से 7 आ जाएगी तो ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है H+ बड़ा है 10 की पावर 7 से। बड़ा कब होगा, जब आप इसे घटाना स्टार्ट करेंगे, 10 की पावर 6 करेंगे या 10 की पावर 5 करेंगे तभी तो ये घटेगी माइनस में वैल्यू। तो अगर H+ ज़्यादा है तो ये आपका अम्लीय होगा। आपसे क्षारीय पूछा है तो H+ जो है वो कम से कम जितने रहेंगे उतना घोल जो होगा वो क्षारीय होगा। तो इस प्रकार से आपको सब कुछ तैयार करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित करने के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर के काम कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका देखें NTPC में पूछा गया है और इसमें भी कई साल पहले आपका पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 18 नंबर क्वेश्चन होगा। तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में आपको मालूम है कि बुलेट ट्रेन की जो है वो योजना बनाई जा रही है। तो बुलेट ट्रेन किसके सहयोग से चलाई जाएगी, जापान के सहयोग से। पहले हम लोग जो है हाई स्पीड रेल लिंक स्थापित कर रहे हैं, पहले हम ट्रैक बना रहे हैं, उसके ऊपर पहले हम लोग बुलेट ट्रेन चलाएंगे मुंबई से अहमदाबाद तक, फिर और भी ट्रेनें जो हैं उस रूट पर चल सकती हैं। तो सही होगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा। तो जापान के सहयोग से ये योजना आपकी चल रही है। योजना जो है 2012 में इस हाई स्पीड प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और अभी इसमें काफ़ी तेज़ी से काम आपका चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप से किस सिरे में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इंदिरा पॉइंट आपको बताना है। देखिए आप चारों पॉइंटों को याद कर लीजिए। अगर हम भारत के नक्शे की बात करेंगे तो इस प्रकार से अगर हम बात करें पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, भारत के नक्शे में अगर हम 4 पॉइंटों को दर्शा लेते हैं तो दक्षिणी बिंदु जो होगा वो इसमें लिख ही दिया भारत का दक्षिणी बिंदु, और इंदिरा पॉइंट भी लिख दिया, तो यहाँ पर दक्षिणी ही सही होगा। दक्षिणी जो पॉइंट होगा इसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, जो कि आपका पड़ता कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। और अभी ये डूब भी गया है। पहले इसका नाम जो था वो पिग्मिलियन पॉइंट था, फिर इसका नाम चेंज करके इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। अगर हम भारत के नक्शे की बात करेंगे या भारत के उत्तरी पॉइंट की बात करेंगे तो उत्तरी पॉइंट जो होगा वो इंदिरा काल है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों इंदिरा जी के नाम पर हैं। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल ये आपका पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपसे पूर्व का पूछता है तो पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु है
किवतु, ठीक है, पूर्वी बिंदु जो है वो भारत का किवतु है। और पश्चिमी की बात पूछेंगे तो सर क्रीक गुजरात में है। और सर क्रीक के अंदर अगर आपसे पूछता है तो गौहर मोती, कभी आपसे सर क्रीक भी लिख देगा पश्चिमी बिंदु, या फिर गौहर मोती लिख देता है, तो दोनों सर क्रीक के अंदर जो है गौहर मोती है। तो जो आपके ऑप्शन में मिलेगा उसे आपको सही करके चलना है। तो यहाँ पर तो लिख ही दिया था दक्षिण इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणी बिंदु है, तो दक्षिण में ही होगा। और मैंने आपको पूर्वी पश्चिमी उत्तरी बता दिए हैं, उन्हें भी आपको याद करके चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, ये आपको बताना है। तो अंडा अंडाशय से कोख में जो है वो डिंब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है। सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये तो आपको याद करके ही चलना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जाता है। ये पूछ सकता है, पिछले वाले सेटों में पूछा भी गया है कि पृथ्वी पर जो उपग्रह है वो एक चक्कर लगाने पर उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो अगर एक चक्कर लगा रहा है और उसी जगह पर फिर से आ रहा है तो विस्थापन शून्य हो गया, विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो यही ये भी कह रहा है कि वृत्ताकार पथ में अगर कोई वस्तु घुमाई जा रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन इसलिए शून्य हो जाएगा क्योंकि फार्मूला क्या होता है कार्य का, W बराबर होता है F इंटू एस, मतलब कि फोर्स और फोर्स की दिशा में विस्थापन जो होता है, तो विस्थापन शून्य तो कार्य भी शून्य मल्टीप्लाई करने पर। और विस्थापन क्या होता है, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी जो होती है उससे हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो अंतिम दूरी यहाँ पर थी और यहीं पर लौट कर आ गए तो शून्य ही हो जाएगी दोनों घटाने पर, तो कार्य भी हमारा शून्य हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया कि 1 नैनोमीटर क्या होता है। कुछ क्वेश्चन आपसे कठिन पूछेगा तो कुछ आपसे सरल ही पूछेगा। नैनो भी आपसे पूछता है, एंगस्ट्रॉम भी आपसे पूछता है, पीको भी पूछता है, फर्मी पूछता है, तो सबको आपको याद करके चलना है। नैनो पूछा गया 10⁹ जो मीटर होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। यदि आपसे देखें यहाँ पर 10⁻10 लिखा गया तो ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 1 फर्मी आपसे काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। 1 फर्मी जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। और 1 माइक्रो कितने के बराबर होता है, 10⁻6 मीटर के, ठीक है। माइक्रो पूछेगा 10⁻6। अगर आपसे पूछता है मिली पूछेगा तो मिली होता है 10⁻3। यदि आपसे पूछता है सेंटी, आपसे पूछता है मिली सेंटी डेसीग्राम, तो मिली सेंटी आपकी 10⁻2 हो जाएगा। और डेसी आपसे पूछता है तो डेसी 10⁻1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी आपके माइनस में वैल्यू है, प्लस में वैल्यू है, इन सबको आपको याद करके चलना होता है। और बहुत बार आपके एग्जाम में पीको, फर्मी, माइक्रो, एंगस्ट्रॉम ये सब कुछ पूछा गया है। अभी तो देखिए नैनो के हिसाब से ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में बौनापन जो है उसका उपचार किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो पौधे में बौनापन को रोकने के लिए या फिर अगर बौनापन आ रहा है तो आप किस एसिड का प्रयोग करेंगे। तो पौधे में देखिए कई प्रकार के आपके हार्मोन पाए जाते हैं, जिसमें जो आपका अगर बौनापन की बात करेगा तो जिब्रेलिक जो एसिड होता है वो बौनेपन को नियंत्रित करने का काम करता है। अगर ये कमी रह गई जिब्रेलिक एसिड की तो पौधा बौना हो जाएगा। अगर ये पौधे में है तो पौधा ठीक ठाक जो है बढ़ेगा। यहाँ पर ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन भी आपका वृद्धि हार्मोन है, लेकिन बौनेपन में आपको हमेशा जिब्रेलिक एसिड को सही करना है। अगर आपसे पूछे कि पौधों में जो फल पकते हैं वो किस कारण से होते हैं, तो एथिलीन नामक जो है पदार्थ पाया जाता है, उस कारण से फल के पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है पौधे के अंदर। ये स्वतः ही आपका पाया जाता है, एथिलीन से फल जो हैं पकते हैं। तो बौनेपन में जिब्रेलिक अम्ल आपको सही करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर से इसी सेट में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया था कि आपका क्या होता है, त्वरण होता है। वेग परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन बराबर डेल्टा V/t होता है। और इसकी यूनिट भी कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये आप लोग
याद रख लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसी सेट में देखिए वेग परिवर्तन की दर से 2 क्वेश्चन बने, जिसको नहीं आता होगा वो दोनों क्वेश्चन को गलत करके चले आएंगे। अगर संवेग की बात करेंगे तो संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mv के, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। गति तो आपको मालूम है, गति अगर हम चाल की बात करें, चाल बराबर दूरी बटे समय, और फोर्स बराबर F बराबर ma होता है। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जो आपको सभी को आते ही होंगे। अब इसमें आए तो चर्चा भी कर लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, इनको देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इन पर हम लोग थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं कि इनको मिलाना है आपको आपस में। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम और ऑक्सीजन लिखा गया है, और यहाँ पर लिखा गया है Ca3P2.1 मोल लिखा गया है, और ये लिखा गया। तो इनको आपस में मिलाना है आपको आमने सामने में। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन लिखा गया है, तो ये अनबुझे चूल्हे का फार्मूला है। तो अनबुझे चूने का फार्मूला क्या होता है? CaO होता है। और बुझे हुए चूने का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइज। बुझा दिया गया मतलब पानी डाल दिया गया, तो CaOH का होल ट्वाइज जो होता है ये बुझे हुए चूने का फार्मूला हो गया। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये बिना बुझे हुए चूने या अनबुझे का फार्मूला हो गया। तो हमने पहले को दूसरे से मिला दिया। कैल्शियम फास्फाइड का सूत्र जो है ये दूसरे ऑप्शन में लिखा गया, इसको मिला दीजिए इससे। अब 0.1 मोल लिखा गया है, तो 0.1 मोल जो होगा वो 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद होगा। तो इसको मिला दीजिए चौथे से, क्योंकि सोडियम क्या होता है? सोडियम 1123 होता है, तो 23 इसका जो हो गया अणु भार हो गया। तो 23 ग्राम में 1 मोल होते हैं, तो 0.1 मोल में 2.3 ग्राम में 0.1 मोल होंगे। समझ गए? और यहाँ पर देखिए 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो लिखा गया है ये आवागाड्रो नंबर होता है। तो चौथे वाले को आपको मिला देना है तीसरे से। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इंग्लिश से लिखा गया है, और ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन सही होगा चौथा वाला, जैसे हमने मिलाया है उसी का क्रम जो है ये नीचे आपका दिया गया है, इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 26 होगा। इस सेट में हमने आपको 26 क्वेश्चन कराए हैं, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मनुष्य के लिए निम्नलिखित में से प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, आप लोग दे सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन सभी 26 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया है। ये सेट आपका, इसमें मीडियम क्वेश्चन भी थे, सरल क्वेश्चन भी थे, आपके कठिन क्वेश्चन भी थे। तो आशा करते हैं कि कम से कम अगर आप इसमें 21 क्वेश्चन तक सही करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका स्कोर बेहतर माना जाएगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो इससे अधिक भी स्कोर आप कर सकते हैं, लेकिन 21 कम से कम आप लोग करिएगा, तभी आपका ये सेट जो है वो आपकी साइंस और आपकी जीएस से जितने क्वेश्चन थे वो आपके अच्छे माने जाएंगे। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। मनुष्यों के लिए भी वही है और पेड़ पौधों के लिए है, आप लोग बता सकते हैं। इन 4 ऑप्शनों में ध्यान दे करके आपको आंसर देना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वनडे एग्जाम क्लासेस को आप लोग बगल में देखिए सब्सक्राइब का बटन लगा होगा, उसको दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ये हमारा 11 नंबर सेट था, हम आपको लगातार सेट करा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में इस प्रकार से पिछले साल से पेपर आते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आपके दिमाग में रहेंगे और आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप पिछले साल के पेपर लगा कर आए हैं, और कम से कम इन क्वेश्चनों को तो आप बना ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।